जम्मू कश्मीर की समस्या, कारण और निवारण, उसके परिणाम। इसके बाद हम बढ़ते हैं राज्यों के विलय, देशी रियासतों का राज्यों में बदलना और फिर उसके बाद राज्यों को पुनर्गठित करना। हमने विलय की बात समझी, सरदार पटेल के प्रयासों को समझा। हमने विलय के बाद देशी रियासतों की भूमिका को समझा, उसमें भी सरदार पटेल की भूमिका को समझने की कोशिश की। और अब हम आते हैं अगली समस्या पर, राज्यों का पुनर्गठन, आवश्यकता तथा परिणाम। पुनः दोहरा दूं, राज्यों का पुनर्गठन, आवश्यकता तथा परिणाम। राज्यों का पुनर्गठन जरूरी क्यों हो गया? राज्यों का गठन तो हुआ, 4 श्रेणियां बनाई गई थी, आपको बताया गया। अब यहाँ पुनर्गठन की बात आती है, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और फिर इसके क्या परिणाम हुए, किस रूप में इस समस्या का निराकरण किया गया। तो चलिए राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता, इस पर थोड़ा देखें। सरदार पटेल ने जो भारत का जो गणराज्य था, इसको एक तो बना दिया, एकीकृत तो कर दिया। राजनीतिक दृष्टि से एकीकरण तो हो गया, संगठन भी हो गया, परंतु भारतीयों को इससे संतोष नहीं हुआ। राजनीतिक एकीकरण स्वयं में भावनात्मक एकीकरण नहीं ला पा रहा था। अंग्रेजों के काल में भारत के प्रांतों का निर्माण किसी सिद्धांत पर नहीं किया गया। अंग्रेजों के काल में यदि आप भारत का नक्शा देखें, चाहे वह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का हो, चाहे 18वीं शताब्दी का हो, तो आप देखेंगे कि इस नक्शे में राज्यों के निर्धारण का कोई एक फार्मूला या सिद्धांत नहीं दिख रहा है। कितने सारे राज्य बने हैं जो ब्रिटिश इंडिया के मातहत थे और देशी रियासतों के रूप में भी थे। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे राज्यों का निर्माण कर दिया था अंग्रेजों ने। भारत में अंग्रेजों के राज्य का क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ नए प्रांत अस्तित्व में आते गए। नए प्रांतों का गठन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रख के, जीते हुए क्षेत्र के सामरिक महत्व को ध्यान में रख के, राजनीतिक आवश्यकता को देखते हुए और प्रशासनिक सुविधा को देखकर रखा गया था। कुल मिलाकर इन 4 बातों को ध्यान में रखकर राज्य बनाए गए थे। उसमें जनता की सुविधा, जनता की मानसिक एकता, जनता की भावना, इसका स्थान बिल्कुल नहीं था। अंग्रेजों की प्रशासनिक ज़रूरत, अंग्रेजों की सामरिक ज़रूरत, अंग्रेजों की राजनीतिक आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता से तात्पर्य है उनका जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, तोड़ो और राज करो, ऐसी कुछ मजबूरी, इसके तहत उन्होंने राज्यों का निर्माण किया था। और जैसा मैंने कहा, भाषाई मामला, भाषा या संस्कृति या साहित्य या परंपराएं, इस जनता से जुड़ी हुई जो भी भावनाएं थीं, उसका कतई इसमें राज्यों के निर्माण में कोई स्थान नहीं था। अब जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्थितियां कुछ बदलती हैं। स्वतंत्रता से पहले ही भारत में भाषाओं के आधार पर कुछ क्षेत्र मांग उठाने लगे थे। स्वतंत्रता से पहले ही 1920 में तो कांग्रेस ने स्वयं ये मांग रखी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, अर्थात मराठी लोगों का क्षेत्र एक हो, पंजाबियों का एक भौगोलिक क्षेत्र हो, बंगालियों का एक क्षेत्र हो, आदि आदि। ये 1920 से ही या बल्कि उससे पहले से उठने लगी थी और 1920 में तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था। अब जब कांग्रेस सत्ता में आती स्वतंत्रता के बाद, तो जनता द्वारा कांग्रेस को इस बात के लिए चेताया जाता है कि आपने भाषाई राज्यों के निर्माण का समर्थन 1920 में किया था।
तो अब आप भाषाई आधार पर राज्य बनाएं, लेकिन भाषाई आधार पर राज्य बनाने की कुछ अपनी समस्याएं थीं। भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के संबंध में 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश S.K. दार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1947 में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने S.K. दार, जो इलाहाबाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, सेवानिवृत्त थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठित और मिस्टर दार द्वारा इसकी जो अध्यक्षता की गई, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी अंततः 10 दिसंबर 1948 को। ये राज्य पुनर्गठन के लिए ये समिति बनाई गई थी, राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव देने के लिए। इस समिति की रिपोर्ट करीब 58 पृष्ठों की होती है, 56 पृष्ठों की होती है, और उसका कहना होता है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अर्थात अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक आवश्यकता को आधार मानते हुए जो राज्यों का गठन किया था, वही आधार मानते हुए राज्यों को पुनर्गठित कर दिया जाए, पर आधार क्या हो? प्रशासनिक जरूरत, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। स्वतंत्रता के बाद जब केंद्र की सरकार कांग्रेस सरकार बनती है, जब कांग्रेस शासन में आती है, तो उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अंग्रेजों की तरह इस प्रशासनिक जरूरत के आधार पर राज्यों का निर्माण करते रहे। अंग्रेजों की भांति गणराज्यों की नई इकाई बनने लगी। जब ऐसा हुआ और ऐसी प्रक्रिया बढ़ने लगी, तो लोगों ने कांग्रेस सरकार को 1920 की याद दिलाई और फिर से पुनः भाषा एवं संस्कृति के आधार पर ही राज्यों के पुनर्गठन की मांग रखी। भाषा और संस्कृति के आधार पर पुनर्गठन हो, प्रशासनिक आधार पर नहीं। इस मांग ने धीरे धीरे एक व्यापक रूप लेना शुरू किया। एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ हो गया, आंदोलन का रूप धारण कर लिया और आंध्र प्रदेश में तो भाषा के आधार पर काफ़ी उग्र आंदोलन होने लगा। आंध्र प्रदेश में उसी तरह मद्रास, वो भी इस भाषाई दंगों की चपेट में आ गया। केंद्र सरकार ने काफ़ी प्रयास किया आंदोलन को दबाने का, क्योंकि वो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के खिलाफ लग रही थी। यद्यपि इसी सरकार के सदस्यों ने, मंत्रियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के 1920 के दौरान भाषाई पुनर्गठन की बात की थी, लेकिन बदलती परिस्थितियों में विभिन्न कारणों से वे इस बात से हिचक रहे थे और इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को दबाने का, कुचलने का, बातचीत के माध्यम से, दबाव के माध्यम से और अन्य हथकंडों से इसको दबाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए और मांग काफ़ी बलवती होती चली गई, बढ़ती चली गई। हिंसात्मक गतिविधियां चारों तरफ बढ़ गईं और अंत में 1953 में भारत सरकार मद्रास प्रांत के कुछ तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक राज्य बनाती है जिसका नाम आंध्र प्रदेश होता है। मैं बता दूं, मैंने जैसा बताया, मद्रास प्रांत में जो तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल थे, उन तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रांत से निकालकर भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी क्षेत्र का एकीकरण किया जाता है और उसका नाम दिया जाता है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत में
पुनर्गठन की मांग का सफलतापूर्वक सफल होने का एक उदाहरण था। पहली विजय, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के होने की पहली विजय बनती है आंध्र प्रदेश। इसके साथ अब भाषा की मांग और बलवती होती जाती है और अंततः दिसंबर 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ये घोषणा करते हैं कि एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होगी। यानी दार आयोग के द्वारा जो दिया गया प्रस्ताव था 56 पृष्ठों का, अब उसे दरकिनार कर दिया जाता है और एक नए आयोग के गठन की बात की जाती है। और इस घोषणा के होते ही जो दंगे फसाद थे वो थोड़े कम हो गए। तुरंत ही एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इस 3 सदस्यीय आयोग में जो 1953 में बनता है, राज्य पुनर्गठन के आधार को तय करने के लिए इसमें फजल अली को अध्यक्ष बनाया जाता है। श्री फजल अली इसके अध्यक्ष बनते हैं। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू और सरदार पाणिकर इसके सदस्य बनते हैं। तो 3 सदस्य जो मैन ऑफ एमिनेंस थे, अपने क्षेत्र में जिन्हें महारत हासिल थी, बहुत प्रसिद्ध थे, इन लोगों की समिति बनाई जाती है और ये आयोग जो है पूरे देश का भ्रमण करता है, भाषाई लोगों से बात करता है और भ्रमण के दौरान इस आयोग के सदस्यों ने सभी तरह के लोगों से बात की, चाहे वो गणमान्य व्यक्ति हों, नागरिक हों, अधिकारी हों, दूर दराज क्षेत्रों के लोग हों, उन सब से वह सलाह मशवरा करता है, व्यापक परामर्श करता है। और एक लंबी प्रक्रिया, लंबी यात्रा के बाद वह कुछ निष्कर्ष पर निकलता है। 30 दिसंबर 1955 को 1953 में स्थापित इस आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जाती है। कब? 30 दिसंबर 1955। अब इस आयोग की क्या सिफारिशें थीं? दार आयोग ने तो प्रशासनिक आधार को मानते हुए पुनर्गठन की बात कही थी, जिसे जनता ने खारिज कर दिया था। तो अब इस आयोग की क्या सिफारिशें थी, थोड़ा उसको देखें। पहला, केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर पुनर्गठन ना हो, यानी दूसरे बिंदु भी ध्यान में रखे जाएं। राज्यों के पुनर्गठन के मामले में केवल भाषा और संस्कृति ही नहीं, ये पहला। दूसरा, राज्यों का पुनर्गठन करते समय सुरक्षा, वित्तीय प्रशासनिक जरूरत और पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाए। यानी जो पहली बात थी कि केवल संस्कृति और भाषा को आधार ना बनाया जाए, क्योंकि जनता तो वही मांग रही थी, वही आधार चाहती थी, लेकिन इस आयोग ने स्पष्ट किया कि ये आधार हो सकते हैं, लेकिन केवल यही दोनों नहीं, इसके अलावा सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए, आर्थिक और प्रशासनिक ज़रूरत को ध्यान में रखा जाए और उन राज्यों की स्वयं की क्षमता को ध्यान में रखा जाए पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कराने में, सफल बनाने में। तीसरी बात जो इन्होंने कही कि A, B, C और D, यानी जो क, ख, ग और घ, इस तरीके से जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, अब उसे समाप्त कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि इस वर्गीकरण का अर्थ कुछ और निकल जाता है, जिसमें शायद राज्यों को ऊंचे नीचे की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो ऐसे वर्गीकरण को हटा दिया जाए और इसके बदले भारतीय संघ में 16 राज्य बनाए जाएं और 3 संघ शासित प्रदेश। कितने राज्य? 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज का प्रस्ताव मिस्टर फजल अली की अध्यक्षता वाली समिति देती है 1955 30 दिसंबर को। अब ये 16 राज्य कौन से होंगे, तो इसको हम थोड़ा देख लें।
उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो ऑलरेडी भाषाई आधार पर निर्मित हो चुका था, कर्नाटक, केरल, हैदराबाद, बम्बई। हैदराबाद का अर्थ मात्र हैदराबाद शहर नहीं, वो वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र का नाम होगा। ऐसे ही बम्बई एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम होगा जिसमें बहुत से शहर जुड़े होंगे। बम्बई, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक क्षेत्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब। इनमें से आप देखेंगे आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पहला राज्य था भाषाई आधार पर निर्मित होने का, और आज आंध्र प्रदेश स्वयं टूट चुका है 2 राज्यों में। क्यों? क्योंकि भाषाई आधार पर इस राज्य का निर्माण तो हुआ, तत्कालीन मांग पे, जनता की मांग पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को निकालकर इस क्षेत्र को बनाया तो गया, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो रहा था और इसलिए इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी कि आंध्र प्रदेश को भी 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाए, जिसमें से आज एक तेलंगाना क्षेत्र है और दूसरा आंध्र प्रदेश। इन 16 राज्यों के अलावा 3 यूनियन टेरिटरी, और ये 3 यूनियन टेरिटरी क्या होंगी? दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार। यूनियन टेरिटरी का अर्थ क्या है कि इन राज्यों की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण इनका नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में होगा। ठीक, तो इस प्रकार 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रस्ताव लेकर फजल अली समिति सामने आती है और तत्कालीन केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, जिसके आधार पर क्या किया जाता है? अगला कदम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू होता है। 30 दिसंबर 55 को रिपोर्ट सौंपी जाती है और इस रिपोर्ट के प्रस्ताव को अमली जामा देने के लिए, रिपोर्ट के प्रस्तावों को लागू करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आने के पहले ही, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाश में आते ही, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को दिए जाते ही और जनता जनार्दन तक उसकी जानकारी पहुंचते ही इस पर भी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। जैसे दार आयोग की मांग के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए, ऐसी अब यहाँ पर भी आंदोलनों का अंबार शुरू हो जाता है, असंतोष फूट पड़ता है। मुंबई में बड़े स्तर पर उपद्रव होते हैं। महाराष्ट्र के लोग भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य की मांग करने लगते हैं। सौराष्ट्र के लोग गुजरात को मिलाकर महागुजरात की मांग करने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री C.D. देशमुख पृथक महाराष्ट्र की मांग को लेकर जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और महाराष्ट्र राज्य को एक नवीन राज्य का दर्जा देने की मांग कर बैठते हैं। कौन? सरकार के स्वयं वित्त मंत्री यानी अत्यधिक ताकतवर जो होते हैं, जो विभाग है वित्त विभाग, उसका मंत्री जब स्वयं भाषाई आधार पर राज्य की मांग करे तो स्थितियां कितनी भयावह हो सकती हैं, होती, ये आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र की मांग कर लेकर महाराष्ट्र के ही जो क्षेत्र से जो आए थे C.D. देशमुख मंत्री, स्वयं एक बहुत लर्नेड व्यक्ति थे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर महाराष्ट्र राज्य की मांग करते हैं, परंतु जवाहरलाल नेहरू उनकी मांग नहीं मानते। परिणाम C.D. देशमुख द्वारा
केंद्रीय सरकार से वित्त मंत्री के रूप में इस्तीफा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सीडी देशमुख के प्रस्ताव को न माने जाने के विरोध में सीडी देशमुख इस्तीफा देते हैं और इस प्रकार एक तरीके से आग में चिंगारी का काम और ज़्यादा घी का काम करते हैं। संसद के दोनों सदनों में लेकर इस बात को बहुत बहस होती है। सीडी देशमुख द्वारा भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण को लेकर जो इस्तीफा दिया गया, उसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बड़ी लंबी बहस हुई, बड़ा हंगामा हुआ और अंत में 1956 में संसद ने, पार्लियामेंट ने, दोनों सदनों ने मिलकर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कानून, ये क्या था? इस कानून में क्या था? किस तरह से यह कानून फजल अली के प्रस्तावों को समाहित करती है? किस तरह ये कानून जनता की अपेक्षाओं को पूरा करती है? किस तरह यह कानून उग्र आंदोलन को रोकने में सहायक होती है? इसको थोड़ा जानें। अधिनियम के अनुसार पंजाब और पेप्सू को मिलाकर एक राज्य, पंजाब और पेप्सू, इसको मिलाकर एक राज्य। हिमाचल प्रदेश को एक केंद्रीय क्षेत्र बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। बंबई राज्य का आकार बढ़ा दिया गया। जो परिवर्तन इस आयोग के द्वारा बताए गए, अधिनियम के द्वारा लागू किए गए, उस परिवर्तनों के साथ देखिए नक्शा कैसा दिखता है राज्यों का। इनके प्रस्तावों को समाहित करने के बाद देखिए राज्य किस तरह दिखाई देते हैं। पंजाब और पेप्सू एक राज्य हो गए। हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी बना दिया। बंबई, इसका जो क्षेत्रफल, उसका दायरा जो था वो और बढ़ा दिया गया। विदर्भ और हैदराबाद राज्य के मराठावाड़ा क्षेत्र को बंबई में ले लिया गया। विदर्भ और हैदराबाद का जो मराठी भाषा वाला क्षेत्र था, जिसे हम मराठवाड़ा क्षेत्र बोल सकते हैं, उसे बंबई में शामिल करके बंबई के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। हैदराबाद के कुछ अन्य प्रदेशों को मैसूर राज्य में मिला दिया गया और उसके बदले तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल कर लिया गया, जो अभी तक शामिल नहीं था। और जैसा मैंने बताया 1956 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया और 3 वर्ष पूर्व तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य का निर्माण किया गया। इसी आयोग के अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश और केरल को नए राज्य का दर्जा मिला। भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। अजमेर को राजस्थान में शामिल कर दिया गया, जो अभी तक केंद्र शासित था। राज्य प्रमुख का जो पद था वो खत्म कर दिया गया। सभी राज्यों के लिए राज्य प्रमुख के बदले राज्यपाल की व्यवस्था की गई। राज्यपाल अर्थात राष्ट्रपति का स्थानीय प्रतिनिधि, राष्ट्रपति का स्थानीय प्रतिनिधि हर राज्य में। इस अधिनियम के अंतर्गत जो 4 तरह के राज्य थे, 4 श्रेणियों में क, ख, ग, घ या ABCD, इसे समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित। अब राज्यों की संख्या या राज्यों की इस अंतर को समाप्त करके केवल 2 तरीके के राज्य रख दिए गए। एक स्वतंत्र राज्य और दूसरा केंद्र शासित राज्य। बस स्वतंत्र राज्य 1956 के अधिनियम के तहत 14, कितने? 14, पहले 16 प्रस्तावित थे, लेकिन अब चूंकि पंजाब पेप्सू को मर्ज किया गया, तेलंगाना को हैदराबाद में मिला लिया गया, हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों को महाराष्ट्र को दिया गया, बंबई का क्षेत्र बड़ा कर दिया गया, अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया। इन सब परिवर्तनों के कारण राज्यों की संख्या 14 हो गई।
तो इस अधिनियम के तहत बने हुए 14 राज्यों के साथ अब नक्शा कैसा दिख रहा है देखेंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, वही क्षेत्र है जिसे आज हम कर्नाटक बोलते हैं, मुंबई, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब ये 14 राज्यों में नाम की बात यदि की जाए तो मुंबई बदल गया है काफ़ी कुछ और मैसूर कर्नाटक हो गया है। बाकी सब क्षेत्र मोटे मोटे वैसे ही हैं। आंध्र प्रदेश जैसा मैंने बताया 2 भागों में बंट गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ अन्य कई पुनर्गठन भी हुए बाद के काल में। जहाँ तक इस फजल अली आयोग के बाद के इस अधिनियम की बात है, 14 राज्य हुए और 6 केंद्र शासित हो गए। पहले 3 ही थे, दिल्ली, मणिपुर और अंडमान निकोबार। अब ये 6 हो गए। इन 6 में से क्या, हिमाचल प्रदेश 1, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये 6 यूनियन टेरिटरीज हुई। और 1960 में मुंबई का फिर से विभाजन होता है। मुंबई क्षेत्र में आने वाले मुंबई राज्य में आने वाले क्षेत्र को फिर से पुनर्गठित किया जाता है और 2 राज्य बनाए जाते हैं, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो आपको याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण राज्यों के रूप में 1960 में हुआ और जहां मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी घोषित होती है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद बनती है, जो वर्तमान में गांधीनगर कहलाता है। लेकिन मुंबई को महाराष्ट्र में या गुजरात में रहने को लेकर काफ़ी तनाव होता है, काफ़ी दंगे होते हैं, काफ़ी मारकाट होती है। लेकिन अंततः मुंबई महाराष्ट्र को दिया जाता है और गुजरात को नए राजधानी से संतुष्ट करना पड़ता है। आपकी पुस्तक में इस अध्याय के तहत एक पोस्टेज स्टैंप आप देख रहे हैं। ये पोस्टेज स्टैंप श्री पोट्टी रामलुलु के नाम से है। इस पोस्टेज स्टैंप में जो व्यक्ति को दिखाया गया है उनका नाम है पोट्टी श्री रामलुलु। भारत सरकार के द्वारा ये पोस्टेज स्टैंप जारी किया गया था उनके सम्मान में। तो ये कौन है, संक्षिप्त में इनके बारे में थोड़ा बात कर लें। 1901 में इनका जन्म हुआ और 1952 में इनका देहांत हुआ। एक गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, यानी गांधी के अनुयायी थे। गांधी द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ी थी। नमक सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो दांडी मार्च याद आता है। तो दांडी मार्च के काल में जिन लोगों ने गांधी के समर्थन में नमक सत्याग्रह में भाग लिया, उनमें पोट्टी श्री रामलुलु भी थे और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, उतना प्रभावित थे। वैयक्तिक सत्याग्रह में भी भागीदारी निभाई। ये वैयक्तिक सत्याग्रह 1940 में हुआ था, जिसमें विनोबा भावे पहले व्यक्ति के रूप में चुने गए थे इस वैयक्तिक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। उस सत्याग्रह में भी ये भाग लेते हैं। 1940 में इस मांग को लेकर ये उपवास पे बैठ गए कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोले जाएं। मद्रास के मंदिर, मद्रास प्रांत तत्कालीन प्रांत, एक शहर तो है ही, मद्रास एक राज्य का भी नाम था जो अब तमिलनाडु है समझ लीजिए। वहाँ पर मंदिर जो है वो दलितों के लिए खोले जाएं। आंध्र प्रदेश एक अलग से राज्य बने और उसके लिए ये आमरण अनशन पर चले गए 19 अक्टूबर 1952 से। आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए 1952 19 अक्टूबर आमरण अनशन, और इस अनशन के दौरान 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उपवास बड़ा लंबा हो चला था। और इनकी मृत्यु के बाद भाषाई आधार पे जो आंदोलन होता है वो उग्र से उग्रतर हो जाता है।
ये प्रसिद्ध इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने जो 2 कदम उठाए, आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से उपवास करके अपने विचार रखने का, अपना विरोध प्रकट करने का, वो गांधीवादी तरीका था। लेकिन इसके साथ ही इनके द्वारा आमरण अनशन पर जाना और स्वर्गस्थ हो जाना, ये वहाँ की राजनीति को बहुत बदलता है। और फिर उसके बाद घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से भाषाई आंदोलन के पक्ष में फैलता है। इसीलिए क्योंकि बाद में भाषाई आधार पर बहुत सारे क्षेत्र बने, भारत सरकार ने इनके सम्मान में, क्योंकि ये दलितों के लिए भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, एक पोस्टेज स्टैम्प निकाला था जो आपके सामने इस पुस्तक में है। 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार 14 राज्य और फिर 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद भारत का नक्शा कुछ इस तरह दिखता था। भारत के राज्यों की जो परिसीमाएं थीं वो कुछ इस प्रकार थीं, और लगभग अमूमन सभी राज्य जो हैं वो एक तरीके से बड़े बड़े क्षेत्र दिखते हैं। लेकिन इसमें एक क्षेत्र अभी भी बाकी था जो भारत के नियंत्रण से बाहर था। अंग्रेज तो चले गए और उनके अंतर्गत मातहत आने वाले सारे क्षेत्र भारत में शामिल हो गए या पाकिस्तान में हो गए। लेकिन अभी एक क्षेत्र था गोवा। देखिए गोवा की स्थिति कहाँ पर है। और गोवा जो है वो लगभग 200 वर्षों से भी ज़्यादा समय से पुर्तगाल शासन के मातहत था। पुर्तगाल का उस पर शासन था। जब ये 18वीं शताब्दी में व्यापार के मकसद से जब विभिन्न यूरोपियन देश नए नए मार्केट की खोज में निकले थे, नए नए बाज़ार की खोज में अपना माल बेचने के लिए और सस्ते में कच्चा माल खरीदने के लिए, तो उन देशों में ब्रिटेन था, हॉलैंड था, फ्रांस था, स्पेन था, उसके साथ ही पुर्तगाल भी था। और पुर्तगाल के लोग जब भारत आए तो वो गोवा में रहे और गोवा तक ही उन्होंने अपने को सीमित रखा। परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थीं कि वे उससे आगे अपनी कंपनी का दायरा नहीं बढ़ा पाए। अंग्रेज चले गए लेकिन गोवा में पुर्तगाल का शासन बना रहा और वो समस्या भी एक भारत सरकार के सामने थी। 1961 में भारत सरकार एक सैनिक कार्रवाई करती है। सैनिक कार्रवाई हैदराबाद में मूलतः पुलिस कार्रवाई हुई थी और पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जरिए हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर में सैनिक कार्रवाई हुई थी, लेकिन उससे पहले भारत में विलय हो चुका था। सैनिक कार्रवाई विलय के लिए नहीं हुई थी। सैनिक कार्रवाई पाकिस्तानी आतंक घुसपैठियों को और कबायलियों को रोकने के लिए हुई थी। तो इस प्रकार ये उदाहरण विलय का गोवा वाला एकमात्र सैनिक कार्रवाई से विलय का उदाहरण है। इस सैनिक कार्रवाई से भारत ने गोवा, दमन और दीव इस पर अपना कब्जा लिया और केंद्र शासन के अधीन इस क्षेत्र को कर दिया। वर्ष है 1961। 47 में स्वतंत्र हुआ और अंग्रेज चले गए, लेकिन उसके बाद भी कई वर्षों तक पुर्तगाल का शासन रहा। इससे पहले 1954 में फ्रांस ने पांडिचेरी, मनान, माही, चंद्रनगर, कैरीकला ये सब बस्तियां भारत को छोड़ दी थी और फ्रांस भी भारत से जा चुका था। फ्रेंच ऑक्यूपेशन भी भारत में समाप्त हो चुका था। वो काल ही कुछ ऐसा था जब साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरे विश्व में आवाज़ थी और इसीलिए साम्राज्यवादी ताकतें अपनी विचारधारा को बदलकर अब अपने अपने देश तक सीमित होना चाह रही थीं और नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हो रहा था। उसी काल में पांडिचेरी आदि भी भारत को मिलता है, लेकिन वो शांतिपूर्वक हो जाता है। पुर्तगाल के मामले में, गोवा के मामले में भारत सरकार को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ती है। असम के नागा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले नागा
वहाँ पे असम को आप देखेंगे उसके नक्शे को, तो वहाँ की कुछ पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं, नागा, खासी, गारो, जयंतिया। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं असम की सीमा को बर्मा की सीमा से अलग करती हैं और एक तरीके से भारत की सीमा बनाती हैं। यहाँ पर जो नागा पहाड़ी है, उसमें जो नागा निवासी थे, ये अपनी मांग रख रहे थे कि हमें भी एक अलग राज्य चाहिए, और अपनी मांग को रखते हुए वर्ष दर वर्ष इनका दबाव बढ़ते जा रहा था। तो सन 1960 में भारत सरकार ने नागा प्रतिनिधियों को आश्वासन दे दिया कि आपका एक अलग राज्य बनेगा। ये घटना है 1960 की। और 1962 में नागालैंड नामक राज्य की स्थापना संसद से पारित अनुमोदन के बाद स्थापित हो गई। नागालैंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1962। या नागालैंड किस वर्ष राज्य के रूप में आया? 1962 में। पंजाब राज्य पुनर्गठन के बाद, जैसे मैंने बताया, क्षेत्र कुछ कुछ बड़े हो चुके थे, कुछ बड़े बड़े राज्य बन गए थे अधिकतर। तो अब इन बड़े राज्यों में भी एक तरीके से फिर से पुनर्गठन के प्रयास शुरू हुए, भाषाई आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे, आदि आदि। तो पंजाब में जो वर्तमान का हरियाणा क्षेत्र है वो भी पहले पंजाब में था। पुनर्गठन के बाद, पेप्सू आदि को मिलाने के बाद, तो उस क्षेत्र के जो वर्तमान में हरियाणा कहलाता है, वहाँ के लोगों ने भी एक तरीके से पृथक राज्य बनाने की मांग संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर शुरू की। क्योंकि पंजाब पंजाबियत और सिख लोगों के लिए एक तरीके से उनकी बहुतायत थी, उनका बाहुल्य था। तो जो जाट लोग थे जिनकी बहुतायत पूर्वी पंजाब में ज़्यादा थी, पेप्सू इलाके के लोग थे, उन्होंने अलग राज्य की मांग की और परिणामतः 1966 में पंजाब फिर से विभाजित होता है। 1966 पंजाब का विभाजन, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो हरियाणा कहलाया। हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ बनी रही, क्योंकि चंडीगढ़ को लेकर दोनों राज्यों के बीच में विवाद बना रहा। तो अंततः ये निष्कर्ष निकाला गया, ये निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ रहेगी। और चंडीगढ़ को, चूंकि वो दो राज्यों की राजधानी थी, उसका प्रशासन, शहर का प्रशासन चलाने के लिए एक तरीके से उसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राजधानी है, दो राज्यों की राजधानी है जिनके नाम है पंजाब और हरियाणा। ये 1966 की बात है। एक तरीके से हम देखते हैं कि पुनर्गठन के बाद फिर से पुनर्गठन की प्रक्रिया चलती है। कुछ वर्ष तक की शांति के बाद, कुछ वर्ष तक की भाषाई राज्यों की मांग थमने के बाद 1971 में फिर से हिमाचल प्रदेश, जो कि अभी तक यूनियन टेरिटरी था, उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 1971 में हिमाचल प्रदेश को। और 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीन नए क्षेत्र पूर्वी भारत में आसाम और नागालैंड के साथ आते हैं, या आसाम और नागालैंड के पड़ोस में आते हैं। तो इस प्रकार मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये पूर्ण राज्य घोषित किए जाते हैं। मणिपुर भी आपको याद होगा पूर्व में राज्य बन चुका था, लेकिन एक तरीके से वहाँ की कुछ अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ का मुद्दा बार बार उठ रहा था। अब यहाँ पर नागालैंड और आसाम के बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनको भी पृथक राज्य का दर्जा दिया जाता है 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नवीन राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए
और इस प्रकार ये क्षेत्र जो है वो लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स बन गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इस पूरे क्षेत्र को लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 राज्य हो गए हैं, पूर्वोत्तर में 7 राज्य हो गए हैं। और इनकी जो ज्योग्राफी है, मौसम, भौगोलिक संरचना, वो लगभग एक जैसी है। सांस्कृतिक दृष्टि से इनमें कुछ अंतर है और इसीलिए इन राज्यों का गठन हुआ और 7 राज्य बने। 1986 में मिजोरम भारत का 23वां राज्य बनता है। 1986 में मिजोरम भारत का 23वां राज्य बनता है और 87 में अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य का दर्जा मिलता है। 1974 को सिक्किम को, जो कि एक अलग क्षेत्र था, वह भारत में शामिल होता है और उसे एक राज्य का और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। 1974 सिक्किम की स्थिति देखिए, भौगोलिक दृष्टि से वो भारत के अंदर ही था, पर एक कुछ चारों ओर भारत से घिरे होने के कारण अंततः सिक्किम भारत में शामिल होता है और उसे एक सहयोगी राज्य और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिल जाता है। जून 1988 भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने, या जून 1998 में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार थी, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 3 नए राज्य और आते हैं। पहला उत्तरांचल, दूसरा वनांचल जो है झारखंड भी हम कह सकते हैं, और तीसरा छत्तीसगढ़। राज्य का इनको दर्जा प्रदान किया जाता है और अंततः सन 2000 में अस्तित्व में आते हैं। अभी विदेश के कई हिस्सों में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत का नक्शा कुछ इस तरह का है, जिसमें 29 राज्य शामिल हैं। कहाँ 14 राज्य से 1956 में पुनर्गठन आयोग के माध्यम से भारत का नक्शा बनता है और वो 14 अब बढ़ के 29 हो जाते हैं। 14 राज्य आज 29 राज्यों में बढ़ चुके हैं। कोई नए क्षेत्र इसमें नहीं लिए गए। यदि देखा जाए तो केवल गोवा और सिक्किम ऐसे 2 क्षेत्र भारत के उस भूभाग में, मेन लैंड में लिए गए, जो 1956 के पुनर्गठन आयोग की चर्चा के दौरान नहीं थे। तो इस प्रकार वर्तमान में स्थिति ऐसी है, लेकिन इसके बावजूद 14 राज्यों का 29 राज्य में बनने के बावजूद पुनर्गठन की मांग अभी थमी नहीं है। नए राज्य बनाने की मांग अभी थमी नहीं है। और आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, भाषाई कारणों से वे भी आज भी स्वतंत्रता, थोड़ा अपने अस्तित्व की, स्वतंत्र अस्तित्व की मांग कर रहे हैं। और उसमें विदर्भ महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, महाकौशल मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, मिथिलांचल बिहार उत्तर प्रदेश के पास एक क्षेत्र है, तेलंगाना स्वतंत्र हो चुका है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है, राज्य बन चुका है। गारोलैंड, जैसा मैंने बताया, नागा, जयंतिया, खासी, गारो ये पहाड़ हैं, उन्हीं में से एक नागालैंड बना है, तो यहाँ गारोलैंड की मांग उठ रही है। सहेला खंड, कोडागू और भी न जाने कितने अन्य क्षेत्रों की बातें बार बार सामने आती हैं, जहाँ के क्षेत्रीय जनता अपने को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहती है, स्वतंत्र राज्य के रूप में।
पृथक राज्य के रूप में, स्वतंत्र तो नहीं बल्कि पृथक राज्य के रूप में देखना चाहती है। और उसे बारंबार आंदोलन, प्रदर्शन आदि का सहारा लेना पड़ता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो गत कई वर्षों से हम इन क्षेत्रों में ऐसी आवाज़, ऐसे राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव देख रहे हैं जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए दबाव बना रही हैं। और आज भी कुछ इन क्षेत्रों में पृथक राज्य के निर्माण का संघर्ष, जन संघर्ष जारी है।